नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की, जिसमें हमने विभिन्न कालखंडों में हिंदी के विकास और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। उसके साथ ही उस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर संक्षेप में मैंने प्रकाश डाला था। संकेत फर्क करना चाहूँगा, साहित्य इतिहास लेखन से थोड़ा सा भिन्न है। जिस प्रकार एक इतिहास को लिखने में इतिहासकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, उसी प्रकार साहित्य के इतिहास को लिखने में भी साहित्य इतिहासकारों का अभूतपूर्व योगदान रहता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में किन किन विद्वानों ने किस प्रकार से विभाजित किया है, विभिन्न कवियों को, विभिन्न लेखकों को किन किन कोटियों में वर्गीकृत किया है, इस बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा विषय थोड़ा सरल, थोड़ा पेचीदा आपको लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सरल है। साधारण से अर्थों में हम बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की जो परंपरा है वो क्या है, कब से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, किन किन विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में अपना योगदान दिया है, इसी तथ्य की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी भी इतिहास को, चाहे वो इतिहास हो चाहे वो साहित्य का इतिहास हो, उसे क्यों लिखा जाता है? आपको पता होना चाहिए। किसी भी साहित्य के इतिहास को जानने के लिए उसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित करना बहुत आवश्यक है। अध्ययन की सुविधा के लिए किसी भी इतिहास को विभिन्न कालक्रमों में, कालखंडों में उसे विभाजित किया जाता है। विभिन्न घटनाओं को किसी खंड विशेष के अंतर्गत समाहित किया जाता है ताकि अध्ययन की सुविधा हो। उदाहरण के लिए मैं आपको, अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, तो उसे हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, 3 खंडों में बांट कर उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है वो भी विभिन्न, उस साहित्य, जो भी आज तक का साहित्य हिंदी में लिखा गया, उसे विभिन्न काल खंडों में विभाजित करने के लिए इस परंपरा का सूत्रपात हुआ है। तो हिंदी साहित्य इतिहास को लिखने की परंपरा सर्वप्रथम हम अगर बात करें तो मध्यकाल में प्रारंभ हो चुकी थी। इसके बीज मध्यकाल में पड़ चुके थे, जब गोसाई गोकुलनाथ ने अपने 2 ग्रंथ 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता की रचना की। ये दोनों ग्रंथ मध्यकाल में लिखे गए हैं, भक्तिकाल की रचनाएं हैं। इन दोनों ग्रंथों में तत्कालीन युग तक के कवियों का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है, किंतु इन्हें हम इतिहास ग्रंथ नहीं कह सकते हैं। ये महज कवियों के परिचय के दस्तावेज इन्हें हम कह सकते हैं। उसके उपरांत नाभादास ने भक्तिकाल में ही भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना की। ये भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का हम सूत्रपात मान सकते हैं, किंतु ये पूरी तरह से साहित्य इतिहास ग्रंथ हम इन्हें नहीं कह सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात माना गया है वो आधुनिक युग में हुआ, जब एक फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी ने अपना एक ग्रंथ लिखा, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ की रचना गारसा दा तासी ने की। ये 19वीं शताब्दी की रचना है। इसकी रचना 2 भागों में की गई है। इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसका दूसरा भाग है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रंथ की रचना गारसा दा तासी ने फ्रेंच भाषा में की है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका जो सूत्रपात है वो किसी भारतीय या किसी हिंदी साहित्य के विद्वान ने नहीं किया, बल्कि एक विदेशी विद्वान, जो फ्रेंच विद्वान थे गारसा दा तासी, उन्होंने किया है। ये जो ग्रंथ है ये निसंदेह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का पहला ग्रंथ माना जा सकता है, किंतु इसे पूरी तरह से साहित्य इतिहास ग्रंथ हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि गारसा दा तासी ने इस ग्रंथ में केवल कुछ एक कवियों का जिक्र किया है, काल विभाजन का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है।
कवियों की, लेखकों की जो रचना काल है उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। महज कवियों का नाम और उनकी कुछ कृतियों का नाम इस ग्रंथ में आता है। लेकिन फिर भी इस ग्रंथ को हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का मूल मान सकते हैं। उसके उपरांत जो दूसरा ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आता है, जो दूसरा नाम है, जो दूसरे साहित्य इतिहासकार है, वो है शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की, जिसकी रचना उन्होंने 1883 ईस्वी में की है। ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का दूसरा ग्रंथ है। ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो ग्रंथ है, ये पहला ग्रंथ है जिसकी रचना हिंदी भाषा में हुई है और ये किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज नामक जो ग्रंथ है, इसमें शिव सिंह सेंगर ने कई कवियों का जिक्र किया है। लगभग 1000 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। लेकिन जो गलती गारसादा तासी ने की, वही गलती इस ग्रंथ में भी हुई है। क्यों? क्योंकि शिव सिंह सेंगर ने भी काल विभाजन, कवियों की रचना काल का कोई विवरण इत्यादि नहीं दिया है। उसके उपरांत जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो तीसरा नाम आता है, वो है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन नाम से आप परिचित होंगे। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो जिस ग्रंथ की रचना की, वो है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने 1888 ईस्वी में की थी और ये जो ग्रंथ है, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में उन्होंने प्रकाशित किया था। इस ग्रंथ की सबसे खास बात यह है कि सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार इस ग्रंथ में केवल हिंदी भाषा के कवियों को ही स्थान दिया। उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी या संस्कृत इत्यादि के कवियों को अलग करके सिर्फ विशुद्ध हिंदी कवियों को इस ग्रंथ में स्थान दिया है। और पहली बार इस ग्रंथ में काल विभाजन का उन्होंने प्रयास करने की कोशिश की। इस ग्रंथ की रचना इस ग्रंथ को उन्होंने 11 अध्यायों में विभाजित किया है। ये एक मील का पत्थर माना जा सकता है। जो आगे के जो साहित्य इतिहासकार हुए, उन्होंने इस ग्रंथ से, जो सर जॉर्ज ग्रियर्सन के द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ से काफ़ी प्रेरणा अपने साहित्य इतिहास ग्रंथों को लिखने में ली है। उसके उपरांत जो अगला नाम आता है, वो आता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु 3 भाई थे, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, इन तीनों बंधुओं ने मिलकर एक ग्रंथ की रचना की, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के ऊपर लिखा गया था। वो ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। इस ग्रंथ की रचना मिश्र बंधुओं ने 4 भागों में की है। पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और अगला भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधुओं ने पहली बार समुचित रूप से इस ग्रंथ में काल विभाजन को अपनाया। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने 8 भागों में की है। 8 काल खंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है, जो अपने आप में एक मील, आगामी जो साहित्य इतिहासकार थे उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो 1914 ईस्वी में ये ग्रंथ, 1913-1914 ईस्वी में 4 भागों में इस ग्रंथ की रचना हुई। उसके बाद जो अगला जो ग्रंथ साहित्य इतिहासकार है, वो है रामचंद्र शुक्ल। आज हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम जिस साहित्य इतिहासकार की कृति का हम अनुकरण करते हैं, वो है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का एक प्रमाणिक इतिहास लिखा। इनकी कृति का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का विधिवत, या हम कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक, उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया। उनकी स्थापित परंपराओं को हिंदी जगत आज भी उसका अनुसरण करता आ रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि हिंदी साहित्य का अगर हम इतिहास की बात करें तो हम उसे 3 काल खंडों में विभाजित करते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो जो रामचंद्र शुक्ल है, ये उन्हीं का काल विभाजन है जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। आदिकाल, जिसकी समय सीमा उन्होंने संवत विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 मानी है। आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। उसके उपरांत मध्यकाल की जो समय सीमा उन्होंने बताई है, वो 13 संवत विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक मानी है। 1900 तक मानी है मध्यकाल की समय सीमा। मध्यकाल को उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल
को उन्होंने भक्तिकाल की संज्ञा दी, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक मानी। और जो उत्तर मध्य काल है उसे उन्होंने रीतिकाल की संज्ञा दी, जिसकी समय सीमा विक्रमी संवत 1700 से विक्रमी संवत 1900 तक उन्होंने मानी। तदुपरांत जो तीसरा चरण है वो है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा रामचंद्र शुक्ल ने विक्रमी संवत 1900 से आगे मानी है। रामचंद्र शुक्ल का जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा वो भक्ति काल को उनने आगे दो काव्य धाराओं में भी विभाजित किया, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को उन्होंने पुनः आगे दो भागों में विभाजित किया, नंबर 1 ज्ञानाश्री, नंबर 2 प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री को उन्होंने संत काव्य धारा का भी नाम दिया, प्रेमाश्री को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। उसी प्रकार जो सगुण भक्ति काव्य धारा है उसे भी दो भागों में बांटा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा। उसके उपरांत जो रीतिकाल है उसे रामचंद्र शुक्ल ने 3 प्रकार की उसमें काव्य धाराओं का विवेचन किया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो निसंदेह जो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कई अर्थों में महत्वपूर्ण है और जिन उनकी स्थापित परंपराओं को आज भी हम उसका अनुकरण करते हैं। उसके बाद जो अगले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो अगले साहित्य इतिहासकार है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 2 भागों में लिखने की योजना बनाई, जिसमें से उनका जो पहला भाग है वो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास शीर्षक से सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं किए, उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की ही स्थापित परंपराओं को इसमें स्थान दिया। किंतु राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आरंभ है वो 693 ईस्वी से माना है, जिसमें उन्होंने अपभ्रंश की सामग्री को भी समेट लिया है और अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना है। उसके उपरांत इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के साहित्य इतिहास लेखन की चर्चा है, भक्तिकाल तक की ही चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। उसके उपरांत जो अगला नाम आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले ऐसे साहित्य इतिहासकार हुए जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित मान्यताओं परंपराओं को चुनौती दी। इनके हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन के ऊपर 3 ग्रंथ प्रकाशित हुए, जिसमें से पहला जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका, जिसकी रचना उन्होंने 1940 ईस्वी में की। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसकी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 ईस्वी में की। जो तीसरा ग्रंथ है इसी परंपरा में इसी श्रेणी में वो है हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, जिसकी रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1953 ईस्वी में की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहली बार रामचंद्र शुक्ल की इस परंपरा को चुनौती दी, इस मान्यता को चुनौती दी कि आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल कतई नहीं हो सकता है। जो आदिकाल का जो आदिकाल नाम है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने पिछली वीडियो में भी मैंने चर्चा की थी कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि जिन वीर ग्रंथों के आधार पे रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है वो अधिकांश ग्रंथ अप्रमाणिक है, अनैतिहासिक है, जिनका कोई प्रमाण भी हमें इतिहास में नहीं मिलता है। तो इसका नामकरण वीरगाथा काल करना उचित नहीं है, इसे हम आदिकाल कह सकते हैं। उसके उपरांत रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन जो चला उसका जो उत्पत्ति है, उसका जो उद्भव है वो इस्लाम के आक्रमण के कारण बताया है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इस तथ्य को भी नकारते हैं कि वो कहते हैं कि यदि इस्लाम नहीं आता तो भी हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है उसका वारा आना वैसे ही होता है जैसे वो आज है। तो इस प्रकार पहली बार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं को, उनके तथ्यों को चुनौती देते हुए अपने निष्कर्षों की स्थापना इन उक्त ग्रंथों में की है। उसके बाद जो नाम आता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में वो है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से एक बहुत बृहद ग्रंथ लिखा है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर विस्तार से चर्चा उन्होंने की है। इस ग्रंथ की रचना 1965 ईस्वी में हुई है। तो ये जो कुछ एक ग्रंथ थे
ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस विषय पे आपको अलग से प्रश्न भी आ सकता है कि हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन की जो परंपरा है उनमें किन किन साहित्य इतिहासकारों ने अपना योगदान दिया और किस किस प्रकार से कौन कौन से साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए विद्वानों ने रचे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा। यदि किसी का कोई प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकता है। अगली जो वीडियो है उसमें हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला चरण है, जो पहला काल है वो है आदिकाल। आदिकाल के विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।